एग्जाम्पल नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री खत्म हो गया, पार्टिकुलर भी खत्म हो गया। आगे जनरल क्वेश्चन जो पेपर में आता होता है वो पूछता है जनरल सोल्यूशन एंड डेफिनेटाइज सोल्यूशन फाइंड करें। तो उसके लिए पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें चाहिए होते हैं, वो निकालने आ गए तो समझे मेन काम हमारा हो गया। अब हम जनरल और डेफिनेटाइज सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। पेज नंबर 507, -2y इक्वल -10। Find general and definitized solution. Also tell the nature of time path. ये भी साथ ही पूछ लेते हैं ताकि ये भी हमें फाइंड करना आ जाए। और साथ दो कंडीशंस गिवन होंगी, उन्हें कहते हैं इनिशियल कंडीशन। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था इनको काट दें, इनकी जरूरत नहीं है, आज इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। y0 इक्वल है 12 और y-0 इक्वल है -2। यहां तक लिखें जल्दी से, फिर बताएं मुझे स्टार्ट करवाऊंगा। द पार्टिकुलर इंटेग्रल, जी जल्दी बताएं पार्टिकुलर इंटेग्रल क्या होगा इसका। A1 क्या है? 1 है। जल्दी जल्दी बताया करें मुझे, A1 फिर खुद लिखना पड़ता है। A2 क्या है? A2 2 -2 है, 2 कहाँ से आ गया? मैं खुद ही लिख लेता हूँ, रहने देना की मेहरबानी। ये B-10। तो YP का फार्मूला बनेगा B/A2 जी -10 ओवर -2, तो 5 का आंसर। 5। उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इधर फिर हमें A1 का स्क्वायर, वो क्या A1 1 ही है, 1 और दूसरा आएगा 8 -8 और -8 बड़ा होगा तो ये दो डिस्टेंस बनेंगी A1 -8 बड़ा कहाँ से होगा? A1 स्क्वायर बड़ा होगा छोटा 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 होगा तो पहला केस बनेगा जी। सो YC का फार्मूला होगा इक्विवेलेंट डिस्टिंक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री YC का क्या फार्मूला होगा? A1 ER1T ER1T प्लस A2 ER2T। शाबाश। अब R1 और R2 वो फाइंड करेंगे। -A1 -1 प्लस -1 स्क्वायर -4 -2 ओवर 2 तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस -A1 A1 का स्क्वायर -4A2 ओवर 2। इसमें वैल्यूज पुट की, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2। ये सारा सॉल्व किया, 9 बन गया, उसका अंडर रूट लिया तो 3 बन गया। तो R1 R2 -1 प्लस -3/2। R1 आ गया -1 प्लस 3/2। R2 आ गया -1 -3/2। R1 1 आ गया, R2 -2 आ गया। -2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म YC इक्वल A1 E -T A1 ET प्लस A2 E -2T। यहां तक तो पुराना काम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जनरल सोल्यूशन, यहां से नया काम शुरू हो रहा है, ध्यान से समझ लें। द जनरल solution, we know that जनरल सोल्यूशन YT से डिनोट किया जाता है।
ये वाई सी प्लस वाई पी करके आता है। सो वाई टी बन गया ए ई की पावर टी प्लस ए टू ई की पावर -2 टी प्लस वाई पी क्या था हमारे पास 5 था। सर 5 लिख लिया। अब ये इस 5 को देख के ये हमें पता चल गया था ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जी ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। यहां तक कोई टेंशन तो नहीं। नहीं सर। अब जनरल सॉल्यूशन के बाद अब रह गया डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन के लिए एक रूल ध्यान में रखिएगा, इनिशियल कंडीशन पुट करनी होती है। इनिशियल कंडीशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन में जहां जहां पे टी नजर आए वहां वहां पे इक्वल टू 0 पुट करना होता है। याद रखिए ये बात। जी ठीक है, जी नाउ फाइंडिंग डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है? पुट टी इक्वल 0 इन जनरल सॉल्यूशन। टी इक्वल टू 0 इन जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि वाई, ये वाई टी है। अब मैं वाई 0 लिखूंगा। जी ए ई की पावर 0, ए वन है ये, ए वन ए की पावर 0 प्लस ए टू ई की पावर, ये भी 0 बन गई, +5। जी अच्छा, ई की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। कोई भी चीज उसकी पावर 0 कर दे 1 के इक्वल होती है ना। ए वन इंटू वन प्लस ए टू इंटू वन +5, तो 1 मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। ए वन प्लस ए टू +5, यहां तक समझ आ गई बात। जी अब y0 क्वेश्चन में गिवन है, किसके इक्वल है भला? 12 के। हाँ, इधर इधर लिखते हैं बट y0 इक्वल एट 2। तो 12 इक्वल a1 प्लस a2 +5। ओके हो गया। तो ये आ गया a1 प्लस a2 इक्वल 7। जी इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। यहां तक लिख लें जल्दी फिर बताएं। अब आपने क्या करना है? टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन ये है, इसका डेरिवेटिव देखते हैं किसको आता है लेना। वाई टी का डेरिवेटिव वाई डैश टी होता है। जी अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या करें? आप अलग अलग ले लेना चाहें तो कंबाइन भी ले सकते हैं। हाँ जी, A1 ये पहला तो सेम एज इट इज, अगर टी के लिहाज से लेना है तो वही आएगा A1 ET। पहले का क्या आ गया पहले का A1 ET ही आएगा, और दूसरे का? दूसरे का -2 A2 E -2 T जो लिखा हुआ है। -2 पहले आ जाएगा, E -2 आ जाएगा। a2 -2 A2 E -2 T और 5 का तो 0 आएगा ना। वो तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो गया। अच्छा, ये डेरिवेटिव आ गया, इसकी समझ आ गई सभी को? अब इसमें पुट इक्वल टी इक्वल टू 0 करना है। पुट टी इक्वल 0, वाई डैश 0 हो गया, a1 e की पावर 0 -2 a2 e की पावर 0, वाई डैश 0 इक्वल a1 -0। भाई आगे वाली तो सारी 0 हो गई ना। सर ये -0 क्यों होगी? नहीं, 0 नहीं होगी, -2 a2 -2 A2 होगी वैल्यू। बट वाई डैश 0 वो किसके इक्वल है? देखे जी जरा, क्वेश्चन में गिवन होगा। -2
-2 के, तो इसका मतलब A1 -2 A2 इक्वल आ गया -2 के। जी। इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं। और फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अब। हाँ जी, A1 और A2 का आंसर निकालना हमने बेसिकली, और वो जैसे ही आंसर निकल आए जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे। A1 की जगह पे उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो पुट कर देंगे, A2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। इस सोल्यूशन को डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन बोलेंगे। इतना सा काम है बस। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 simultaneously। तो आप जल्दी से सोल्व करके मुझे A1 और A2 के आंसर बताएं क्या आ रहे हैं। ये तो जुबानी जुबानी काम है, देख के नजर आ रहा है मुझे। अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 कैंसिल हो जाएगा, A2 का आंसर निकल आएगा। बताएं जरा सर शाबाश। A1 कैंसिल नहीं, A2 कैंसिल होगा, उसके लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना वो पड़ेगा, भी आप कर इसीलिए सकते हैं, इतना लेकिन वो अगर आप दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो A1 कैंसिल नहीं होगा। उस तरीके से कर दें। जिस तरह मर्जी करें, दोनों तरीके ठीक है, आंसर सेम आता है। A2 इक्वल 3 आ रहा है मेरे पास, आप चेक कर लें आपके पास क्या आता है। सर 2 मिनट बस। A1 इक्वल 4 3 आ रही है। सर A2 मेरे पास 3 आ रहा है। मेरे पास भी ये है ना, आगे A1 4 है, आप चेक करो क्या आ रहा है। ठीक है, अब A1 और A2 की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट की, तो ये बन गया y t इक्वल 4et प्लस 3e माइनस 2t प्लस 5। ले जी, ये आपका डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। आगे लिख लें, दिस इज डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। इनिशियल कंडीशन की जरूरत होगी तो मैं पूछ लूंगा आपसे। ये क्वेश्चन था, डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन तक हम निकाल लाए थे इसको। आगे इसकी वेरिफिकेशन भी आप कर सकती हैं रफ अमल में, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये। आगे मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल है ये। उसमें आपने क्या करना है, ये जो आपका डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन निकला है ना, उसका डेरिवेटिव लेना। क्या लेना है? डेरिवेटिव इसी का। टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। अब जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, y डैश टी उसे बोलेंगे, वो आ गया 4et माइनस ई माइनस 2t। जी। इसका जब अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 4et प्लस प्लस 12 ई माइनस 2t। जी। ये पहला डेरिवेटिव आ गया, ये दूसरा डेरिवेटिव आ गया। अब इनकी वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करते हैं हम। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसे आप उसमें बात करेंगे। इक्वेशन 1 बोल दो उसे बेशक। बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो y डबल डैश टी की जगह पे हम लिखेंगे 4et प्लस 12e माइनस 2t प्लस y डैश की जगह पे लिखेंगे 4et माइनस 6e माइनस 2t इक्वल -10। समझ लगी बात? जी। बल्कि -2y किधर गया, -2y, y की जगह पे लिखेंगे ये क्वेश्चन अच्छा। 4et प्लस 3e माइनस 2t प्लस 5 इक्वल -10। अब समझ लगी ये बात? जी। ब्रैकेट्स ओपन कर दो, देख लो कोई कटिंग शटिंग हो रही है किसी की। ये 4et प्लस 4et 8et हो गया, प्लस 12e माइनस 2t माइनस 6e, ये प्लस 6 हो गया, माइनस ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8et
-6 e minus -2 -10 इक्वल -10, ये देखो जरा सही लिखा मैंने। -10 is equal to minus. जी सर। अब ये 8et -8 से कैंसिल, ये 6 इससे कैंसिल, तो हमारे पास -10 इक्वल -10 आ गया। तो ये भी कैंसिल हो गए। कैंसिल कहाँ से हो गए, ये -10 इक्वल -10 आ गया, यही तो प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, कैंसिल थोड़ी अंदर। प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है जो हमने सोल्यूशन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब ये मैं फिर बता दूं कि ये सिर्फ आपकी अपनी तसल्ली के लिए है, ये सोल्यूशन वेरिफिकेशन क्वेश्चन में करने नहीं बैठ जाना आपने। अगर टाइम हो आपके सर, पास तो राफा में कौन करेगा? करके आप चेक कर सकती हैं आंसर ठीक आया कि नहीं आया। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा हुआ है, डायनामिक स्टेबिलिटी। डायनामिक स्टेबिलिटी R1 और R2 इनको देखते हुए आपने बताना है, अगर तो दोनों R नेगेटिव हैं तो आपने कहना है कि इक्विलिब्रियम आपका डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट है। अगर आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया तो ये आपका इक्विलिब्रियम कन्वर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। R1 का आंसर निकला था हमारा प्लस में, R2 का निकला था माइनस में। और वन का सर दो मेंशन करिए। ये डेफिनेट सॉल्यूशन को देख के नहीं नजर आ रहा, सामने तो लिखा हुआ। हाँ जी, R1 का प्लस में, R2 का माइनस में। R1 is positive and R2 is negative. That's why the equilibrium is dynamically unstable और divergent. जब एक माइनस में एक प्लस में आए तो इसे डाइवर्जेंट बोलते हैं या अनस्टेबल बोलते हैं। दोनों ही नेगेटिव आए तो इसे कन्वर्जेंट या स्टेबल बोलते हैं। इधर नोट बना के लिख लो, इफ बोथ R1 and R2 are negative, then equilibrium is dynamically stable or convergent, otherwise divergent होगा। सर, अब मैं बुक ओपन कर रहा हूँ। find the general solution of differential equation in problem ना 2. ना ना, 2 नंबर नहीं करनी, दोबारा पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये क्यों खा गई Each differential equation इन प्रॉब्लम 2, इन प्रॉब्लम 2। in problem. तो प्रॉब्लम मैंने एग्जांपल ये है, इस प्रॉब्लम 2 के 4 पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं उन सभी का आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड देन डेफिनेटाइज सॉल्यूशन विद इनिशियल कंडीशंस, जो कि ये गिवन है, हर किसी में ये इनिशियल कंडीशन लगानी है, ये आपने फाइंड करना है। और अब आप बताएं, ये आप एग्जांपल 2 करके बैठी हुई हैं। हाँ जी, मैं एग्जांपल 2 के क्वेश्चन के लिहाज से सवाल इसी तरह किया, बस एग्जांपल 2 के क्वेश्चन को देख के ना उसकी स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन किया मैंने। लो, एग्जांपल 2 का आपने किया ना, हाँ जी, एग्जांपल ये करना आपने, ये बोले क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट थे। अब ये आज दोबारा करोगी, सर। अब ये दोबारा आते हैं करके इनके टाइम पाथ भी फाइंड कर लो कि डायनामिकली स्टेबल है कि नहीं है, ये काम भी हो जाएगा। जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आर इंटरटेम्परल इक्विलिब्रियम फाउंड इन प्रॉब्लम 3। ए हुन एग्जांपल 3 तना चलेगी, प्रॉब्लम 3 इस क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये बोलेगी इसका बताना हमें। डायनामिकली स्टेबल, और क्वेश्चन 3 का मतलब है क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट्स की बात कर रहा है, तो इन चारों पार्ट्स का आपने बताना है डायनामिकली स्टेबल है कि नहीं है। वो आपने R1 और R2 की वैल्यू के बता देना कि डायनामिकली स्टेबल नहीं है। समझ लगी बात? हाँ जी, हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखो, इन चार में से हो सकता है कि कोई एक दो पार्ट रिपीटेड निकले जिनमें R1 R2 नहीं फाइंड करना, बल्कि सिर्फ R फाइंड करना। तो जब सिर्फ R फाइंड करना है तो उसकी डायनामिकली स्टेबिलिटी R1 R2 देख के नहीं होगी, बल्कि सिर्फ R को देख के होगी। ठीक है जी। तो R का भी रूल ध्यान में रख लो, इफ R आपका ग्रेटर देन 0 तो इसे डायनामिकली अनस्टेबल बोलते हैं। लिख लो, जी लिख लिया। लेस देन 0 हो जाए तो ये डायनामिकली स्टेबल या कन्वर्जेंट होता है, और अगर R इक्वल टू 0 आ जाए, ये भी तो हो सकता है। जी।
जीरो आ गया तो इसे आपने कह देना है परपेचुअल, टाइम पाथ इज डायनामिकली परपेचुअल और यूनिफॉर्म। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई करें एग्जाम्पल 5 को, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये करना है आपने। छठा क्वेश्चन काट दें, पहले 5 क्वेश्चन करते हैं और ये एक्सरसाइज आप। ये 5 के लिहाज से इनिशियल कंडीशन आपने बताई होगी, हाँ, उसके लिहाज से कहना है। हाँ जी, मैंने एक तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट का केस करवा दिया था, एक मैं ये चाहता हूँ कि रिपीटेड का भी केस करवा दूं ताकि उसका भी सारा प्रोसीजर आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, एक्सरसाइज 16.1, फाइंड डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। अच्छा, फाइंड डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन की जगह पे सोल्व द इक्वेशन ये भी लिखा होता है, आपने समझ आना इसका डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल नहीं फाइंड करना। समझे बात? लिखवाते जाओ जरा, शाबाश। जैनो फातिमा, सबसे पहले क्या करेंगे? में सबसे पहले हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। a1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 16। सबसे पहले जो जैनब कहती है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, दी मैंने तो यही फाइंड किया है, आपको पार्टिकुलर, पता नहीं आप क्या करेंगे। तो मैं भी पार्टिकुलर इंटीग्रल ही करूंगा। आपको क्या लगता है मैं इसकी पहले प्रेस ही बनाऊंगा? हो सकता है ना टीचर्स तो मुख्तलिफ मेथड यूज करते हैं, कोई पहले कुछ आगे पीछे करते हैं, तो आपका पता नहीं है ना, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा चलो चलो, शाबाश। A1 बताओ क्या है? a1 8 है, a2 16 है, b इक्वल टू 0 है। तो फार्मूला वाई तो पी a और नॉन कांस्टेंट है, तो हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला बनेगा b ओवर a2। बी ओवर A2, तो क्या आंसर आ गया? 0। जीरो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, भी पार्टिकुलर इंटीग्रल में टी नहीं आ रहा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही होगा। जी जी दी, सर, ये चीज मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने ये चीज नहीं लिखी कि ये स्टैटिक है या मूविंग है। चलो ये ना लिखो, ये वैसे पता होना चाहिए, मैं भी इधर लिख रहा। इसके बाद जैनब क्या करोगी तुम? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, चलो इसमें a1 है, a1 a1 8 है, a2 16 ऑलरेडी हम a1 का स्क्वायर 64 आएगा, 4 a2 इज इक्वल टू 64, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो रूट्स हमारे पास रिपीटेड बनेंगे। A1 का स्क्वायर 64 और 4A2 इक्वल टू 64। A1 का स्क्वायर इक्वल है 4A2 के। जी, तो रूट्स आर रिपीटेड, ये हैं रिपीटेड। The roots are repeated. तो YC किसके इक्वल आ गया? a3 ERT प्लस a4 T A3ERT प्लस A4 T ERT, ERT और और हमारे पास आएगा माइनस a1 ओवर 2 और फाइंड करने के लिए, माइनस A1/2, तो तो ये आएगा 8/2 और हमारे पास माइनस नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कन्वर्जेंट है, स्टेबल एंड कन्वर्जेंट है ना टाइम बाद। अनस्टेबल है ना ये, ग्रेटर देन 0 जी जी सर जी, -4 लेस देन 0 तो ये स्टेबल होगा। स्टेबल एंड कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल ठीक। आगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आप पाएगा yc इज इक्वल टू a3 T माइनस इक्वल टू YC YP, YT इक्वल टू, ऊपर इसमें हमने R की वैल्यू पुट ही नहीं की, तो चलो इधर कर लेते हैं। करना था ना कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का भी, तो वो बनाना था पहले। A3E माइनस 4T प्लस A4T e माइनस 1 प्लस 0, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जी। तो ये आ गया। अब हमारे पास इसमें इनिशियल कंडीशन भी अप्लाई होगी, y प्राइम 0 by applying initial condition, put T y 0 equal to 0 in general
सॉल्यूशन solution. सही आगे की करना है तो दसो y0 हाँ जी again y0 2 मिनट करते हैं a3 equal to 4 है तो a3 के साथ a3 नेक्स्ट वाली टर्म a3 क्योंकि पावर 0 है तो वो 1 के बराबर ही आएगी a3 e0 प्लस a4 आगे क्या करूं 0 तो ये 0 जीरो plus जैसा 0 करेक्ट e0 लिखूं तो ये 4 हो जाएगी क्यों 0 सुनहरा खाली ठीक लिखवा रही है ये बच्ची हाँ जी तो ये a3 प्लस 0 हो गया जी y की जगह पे भी 4 को अच्छा जी y की जगह पे 4 पुट किया तो a3 इक्वल टू 4 आ गया अब इसे किस में पुट करते हैं बोला इसे इक्वेशन में बोल सर पहले इसका ऊपर वाली का डेरिवेटिव को ले लें हाँ, डेरिवेटिव जनरल सॉल्यूशन ठीक है भाई सुमेरा तुम्हारी पार्टिसिपेशन कम है देख लो दोनों आज पूरी फॉर्म में है दोनों बच्चे सर मैं देख रही हूँ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ जनरल सॉल्यूशन जी जनरल सॉल्यूशन अच्छा जी अब इसका डेरिवेटिव लिखो भाई y प्राइम t इज इक्वल टू माइनस 4 a3 माइनस 4 a3 e पावर माइनस 4 आगे प्लस a4 e माइनस 4t इधर अब देखे ना इधर इधर फंसोगी इधर क्या करवाने लगी हो अलग अलग करने करके देंगे वो मैं a4 e माइनस अभी कौन बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर टी का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना तो -4 ए की पावर 4 e -4 t हो जाएगा शायद अच्छा जी ज़रा सर यहाँ पे आप पूछो इधर क्या बात एक बात पूछो इधर पूछ लो आपको किसने मना करना ये t और e4t ये दो टर्म्स है ना तो ये दो डिफरेंशिएट के लिहाज से फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज वो वाला ये प्रोडक्ट रूल इसे बोलते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा लगे है ना जी वही लगेगा उसके अलावा और क्या लगेगा तो यहाँ पे फिर आएगा प्लस a4 e पावर माइनस 4t और अगले में ये फिर मैं माइनस प्रोडक्ट 4 रूल इस ब्रैकेट में लगाने लगा हूँ और प्रोडक्ट रूल मुझे a4 कोफिशिएंट है फर्स्ट वैल्यू हाँ जी सेकंड का डेरिवेटिव वो आ गया वो -4 पावर -4t और ये -4 शुरू में भी आ जाएगा ये मैं इधर लिखूं -4 जी बीच में साइन प्लस का a4 इंटू e की पावर -t4t एज इट और t का डेरिवेटिव 1 अब ये हो गया प्रोडक्ट रूल दोबारा आंखें खोल के इसको देख लें लिख लें और बताएं किसी को नहीं समझ लगी तो जी सर लग गई है जिस बुझे दिल से गाय न लग गई है, ये मैं समझ सकता हूँ सर ये वाला मैंने स्टेप नहीं किया था तो वो मैं समझ रही हूँ कि आपने क्या करवाया और थोड़ा मैं लेट नहीं आई हूँ ना तो इस वजह से हो जाता है वैसे मुझे समझ आ गया ये क्वेश्चन कोई बात नहीं आगे से ना कल से लेट ना होना a3 e -4t ये -4 a4 t e -4t हाँ जी प्लस a4 प्लस a -4t अब इसमें t की जगह 0 पुट करेंगे जी सर यहाँ पे हम बस इनिशियल कंडीशन लिख के भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ ये लाजमी लिखना है कि पुट p इज इक्वल टू 0 आगे लिख देंगे तो जरा सही है सही रह जाएंगे नहीं जैसे वो था y प्राइम 0 इज इक्वल टू 2 तो हम वही वाली कंडीशन लिख के आगे नीचे वैल्यूज पुट कर दें तो वो भी सही होगा या गलत होगा ये मैं पूछ रही हूँ y प्राइम क्या क्या दोबारा बोलो मैं समझने लगी ये लिखा ना y प्राइम 0 मैंने आगे क्या किया इक्वल टू उसकी वैल्यू थी 2 तो मैंने y प्राइम की जगह पे 2 लिखा आगे हाँ, तो एज इसकी इट जगह इज पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकती हो मैंने आगे जाके भी तो पुट करनी है लेकिन मैं जरा स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ आपने डायरेक्ट 2 लिख दिया फर्क ये है कि आप डायरेक्ट हो जाती हैं ठीक है -4 a3 e की पावर 0 माइनस -4 पूरी टर्म 0 हो गई प्लस जी। a4 e की पावर 0 अब मैं इसकी जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ 2 इक्वल -4 a3 प्लस a4 ठीक है ये जो 2 इक्वल है
ये उस साइड पे जाके लिख लूंगा तो देखने में जरा अच्छा लगेगा, और ऐसी बात कोई नहीं है। ये लो, ओके हो गया। सर इसमें वैल्यू भी पुट कर देना, A4 की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ से, A3 की। वैल्यू पुट करो जी, पुट A3 इक्वल 4। ये जी बन गया -4 इंटू 4 प्लस A4 इक्वल 2। ये क्या हो गया जी, इस 2 की इससे कटिंग हुई तो -8 इक्वल A4, -8 प्लस A4 इक्वल 0। और ये -8 इधर जाके ये कट क्यों हुआ है? उधर जाके प्लस नहीं करना? कटिंग तो नहीं होगी। भाई ये 16 ये गलत बात है। जैना फातिमा, आपने कहा है कि कई तरीके होते हैं एक सवाल को सोल्व करने के, आपकी जो मर्जी आप उस तरीके से करें। अब मुझे लेकिन यहाँ से जाना अब फिर मुझे कटिंग आज होने का, यहाँ से कट ही नहीं कर सकते हम। यहाँ से या तो मल्टीप्लाई डिवाइड में से एक रूल कर सकते हैं, या हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से। अच्छा, इसको एक काम करते हैं। हाँ, ये बीच में प्लस हो रहा है ना, इसलिए ये कट नहीं कर सकते। ये सही का, इसलिए मैं चेक कर रहा था कि आप क्या करते हैं मेरे साथ मैथ के कुछ अलिफ भी आपको पता कि नहीं। ये हो गया -16, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो सही गया। है माइनस जी। तो A4 की वैल्यूज जनरल सॉल्यूशन में पुट करने से जनरल सॉल्यूशन में ना y t is equal to हाँ जी, वाई टी t is equal to इक्वल टू 4t minus 4t 4e माइनस 4t plus 18 e माइनस e 4t। 40 ले जी, शाबाश, ये आ गया डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। जी। हेडिंग दें रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स। ये आज आपका नेक्स्ट काम, टॉपिक है। देखते हैं ये कौन करके आता है आप में से। 2 ही रूल हैं जिसमें, कितने रूल हैं? 2। सबसे पहला रूल, द सम ऑफ 2 रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू -a1। समझ लगी बात? जी। मसलन आप R1 प्लस R2 करेंगे, -a1 के इक्वल आएगा। तो ये काम आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। R1 का फार्मूला पता है ना क्या होता है? बताओ। माइनस ए -a प्लस माइनस प्लस अंडर रूट a a1 का माइनस स्क्वायर माइनस -4a 2 और ए 4 टू डिवाइड और टू। सर ये R1 और R2 प्लस माइनस नहीं, इधर प्लस आता है ना R1 के साथ। अब 2 प्लस अच्छा क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने? इधर a2 का स्क्वायर है कि a1 का स्क्वायर? a1 का स्क्वायर है सर। और R2 ये -a1 माइनस a1 का स्क्वायर -4a2/2। आपने इन दोनों को ऐड कर लेना। मसलन ये हो गया, बीच में प्लस का साइन लगा के -a1 माइनस a1 का स्क्वायर। तो सर जी इसे सर हो जाएगा। ये जैसे लास्ट टाइम किया आपने, जाके इनको सेपरेट कर लेंगे प्लस और माइनस। तो चुप करो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? इन दोनों को आपने ऐड करना है, ब्रैकेट्स खोल के इनको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। एलसीएम लेंगे पहले, एलसीएम लेने के बाद देखेंगे कटिंग शटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इनको फिर सोल्व करेंगे। ये आपने बेसिकली R1 प्लस R2 किया ना, तो R1 प्लस R2 -a1 के इक्वल आ जाएगा। ये आपने प्रूफ कर लेना है। ओके हो गया? जी अब ये अभी कर दे, 2 मिनट लगेंगे। बाद में कर लेना ना, ये घर से करके मुझे चेक करवा देना। अभी आगे दूसरा भी तो है प्रूफ। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ये किसके इक्वल होगा? इज ऑलवेज इक्वल टू A2। सर ऊपर ठीक R1 R2 ये इक्वल टू A2 होता है। इसमें अगेन R1 का फार्मूला R2 का फार्मूला लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 आपने ये बताना है A2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये दो छोटे छोटे काम आपके जिम्मे हैं। देखते हैं कल कौन करता है और कौन नहीं करता।